गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सीएमआर अभी हम लगातार पढ़ा रहे थे। सीएमआर का पोर्शन कुछ बाकी रह गया था, इसके लिए हम सीएमआर पढ़ा रहे थे। बट आज कोशिश मेरा यही रहेगा कि सीएमआर का जो भी पोर्शन बाकी रह गया था उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और सीएमआर यानी कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का चैप्टर नंबर 1 मैं पढ़ा चुका हूँ, 2 पढ़ा चुका हूँ, 3 मैं पढ़ा चुका हूँ, 4 पढ़ा चुका हूँ, 5 पढ़ा चुका हूँ, 6 भी पढ़ा चुका हूँ। 7 का मैं आज ख़त्म कर दूंगा। और वाइंडिंग से, मे बी वाइंडिंग में ख़त्म करूँ। वाइंडिंग से लेकर के चैप्टर नंबर 17 तक यानी पूरा का पूरा सीएमआर का वीडियो मैं एक ही बार में सेंड कर दूंगा, पूरा एक बार में। ताकि जब भी आपको सीएमआर का ज़रूरत पड़े, क्योंकि लड़का लोग कह रहे थे कि सीएमआर का एक बार भेज दीजिएगा, तो सीएमआर का मैं एक बार फिर से भेज दूंगा आपको। ठीक है, पूरा का पूरा भेज दूंगा ताकि आपके पास एक ही जगह पे रहे। फिर आप जब सीएमआर को जितना चाहते हैं, जो सा वीडियो चाहते हैं, आप उसको बारीकी से ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर की ओर कूदते हैं। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7, सीएमआर का चैप्टर नंबर 7। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। चैप्टर नंबर 7 है मीन्स ऑफ एक्सेस एंड इग्रेस। एक सेकेंड यार। ओके, मीन्स ऑफ एक्सेस एंड इग्रेस, इसका मतलब क्या होता है? मीन्स का मतलब होता है रास्ता, एक्सेस का मतलब होता है जाने का, इग्रेस का मतलब होता है बाहर निकलने का। मतलब माइंड से बाहर निकलने का, अंदर जाने का जो रास्ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मीन्स ऑफ एक्सेस एंड इग्रेस कहते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग कुछ नियम है, बेसिक नियम, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या है मीन्स ऑफ एक्सेस एंड इग्रेस का नियम, वो हम लोग थोड़ा सा इसमें कुछ जानेंगे। सीएमआर से रिलेटेड क्या क्या इसे प्रोविजन है। सबसे पहले रेगुलेशन नंबर 71। रेगुलेशन नंबर 71 में बेसिकली बताया गया है कि आउटलेट ऑफ ए माइन, माइंस के बाहर निकास मार्ग के बारे में इसमें बताया गया है कि माइंस के निकास मार्ग क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए कुछ पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, माइंस में एक्सेस का और इग्रेस का जो रास्ता होता है वो क्या क्या हो सकता है, समझते हैं। तो इससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि मिनरल तक पहुंचने के लिए मिनरल तक पहुंचा कैसे जा सकता है। तो मिनरल तक पहुंचा जा सकता है, पहला ओपन कास्ट माइंस बना के, जिसको हम लोग ओसीपी कहते हैं, ओपन कास्ट प्रोजेक्ट, सिंपल है। दूसरा, अंडरग्राउंड माइंस बना के। अगर हम अंडरग्राउंड माइंस बनाएंगे तो क्या क्या तरीका है? तो अंडरग्राउंड माइंस बनाएंगे तो सबसे पहला तो है इंक्लाइन बना के हम जा सकते हैं उस जगह तक। ठीक है, दूसरा तरीका है हम ऑडिट बना के वहां तक पहुंच सकते हैं। और तीसरा तरीका है हम साफ्ट बना के वहां तक पहुंच सकते हैं। देखो, अंडरग्राउंड माइंस में जो तरीका है इंक्लाइन बना के मिनरल तक पहुंचना, ऑडिट बना के पहुंचना, साफ्ट बना के पहुंचना, ये लगभग सेम है, चाहे कोई भी मेथड हो। अगर आप लॉन्गवाल की भी बात करेंगे तो लॉन्गवाल में आप इंक्लाइन बनाते हैं, भले उसका नाम बदल जाता है। अगर आप मेटल माइंस की बात करेंगे तो मेटल माइंस में भी आपको रास्ता बनाना पड़ता है जाने आने के लिए। अलग बात है, उसका नाम बदल जाता है, रेज विंज है ना, ये सब हो जाता है, लेकिन है एक्चुअली वही चीज़। ठीक है, अब उसी से ये सब कुछ डिराइव होता है। ठीक, शाफ्ट को हम लोग कभी कभी पिट भी कहते हैं, शाफ्ट को हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं? पिट कहते हैं। तो मिनरल तक पहुंचने के लिए अगर ओपन कास्ट है तो सिंपल तरीके से जाएंगे, और अंडरग्राउंड है तो हम लोग तीनों तरीके में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आते हैं इंक्लाइन। इंक्लाइन आपको पता होगा यार कि सरफेस से, ठीक है, एक सेकेंड, इंक्लाइन आई होप आपको सिंपल पता होगा कि सरफेस से एक ढालूनुमा रास्ता जाता है। इसी ढालूनुमा रास्ता से आप टहलते हुए नीचे जाते हैं और सिम तक पहुंचते हैं, कोल सिम तक या मिनरल का जो पेट है वहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इंक्लाइन। अब दूसरा सवाल है ऑडिट क्या होता है। तो ऑडिट समझते हैं। मान लीजिए एक पहाड़ है, ठीक है, आप नीचे फ्लैट जगह पे बैठे हुए हैं। आपको क्या करना है? मिनरल डिपॉजिट इस पर्टिकुलर जगह पे है, इस रीजन पे, जिसको हम ब्लू कलर से भेज देते हैं। यहाँ पे क्या है? मिनरल है। ठीक, तो इस मिनरल तक पहुँचने के लिए आप क्या करेंगे?
आप रास्ता बनाएंगे, पहाड़ को तोड़ते हुए काटते हुए अंदर घुस के रास्ता बनाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑडिट। एडिट लिखाता है बट इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिट। ठीक है। और तीसरा जो चीज़ है वो है शाफ्ट, जिसको हम लोग पिट भी कहते हैं। वो क्या चीज़ है? सरफेस से हम कुआं जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसी के अंदर हम मिनरल तक पहुंचने का उपाय करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं शाफ्ट या पिट। चलिए यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग रेगुलेशन पे आते हैं। तो फटाफट फटाफट रेगुलेशन होता जाएगा, उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। माइंस से बाहर निकलने का कम से कम कितना रास्ता होगा? माइंस से बाहर निकलने का कम से कम कितना रास्ता है? तो दो रास्ता है। माइन से बाहर निकलने का कम से कम कितने रास्ते होने चाहिए? तो दो रास्ते होने चाहिए। ठीक है, कहाँ रास्ता? माइन से बाहर मतलब सरफेस में। बाहर का क्या मतलब होता है? सरफेस पे, सतह पे निकलने के लिए कम से कम दो रास्ता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद इन दोनों रास्तों के बीच में अगर दो शाफ्ट है तो दो शाफ्ट, दो इंक्लाइन है तो दोनों इंक्लाइन। इन दोनों के बीच में कम से कम 13.5 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब मिनिमम दूरी कितना होना चाहिए? 13 मीटर। कम से कम 13 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कम से कम कितना का डिफरेंस होना चाहिए? 13 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। माइन से बाहर निकलने का रास्ता कितना होना चाहिए? कम से कम दो। डिफरेंस क्या होना चाहिए? दोनों के बीच में कम से कम 13.5 मीटर डिफरेंस दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर मान के चलते हैं कि ये दोनों जो है वो कोई भी गैलरी है, दोनों क्या है? इंक्लाइन में से कोई भी एक गैलरी है। अभी जो गैलरी है, गैलरी का मैक्सिमम विड्थ, मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम हाइट, मिनिमम हाइट इन जनरल, समझिएगा, माइंस में जो रास्ता आने जाने के लिए उपयोग किया जाता है वो रास्ता का यानी उस गैलरी का मिनिमम चौड़ाई कितना होगा, मैक्सिमम चौड़ाई कितना होगा, मिनिमम ऊंचाई कितना होगा, मैक्सिमम ऊंचाई यानी मैक्सिमम हाइट कितना होगा, समझते हैं। मैक्सिमम चौड़ाई होगा 4.8 मीटर। कितना होगा? 4.8 मीटर। कितना होगा? 4.8 मीटर। और मिनिमम चौड़ाई हो जाएगा आपका 1.5 मीटर। ठीक है, 1 पॉइंट है ना 5 मीटर, जी बिल्कुल 1.5 मीटर हो जाएगा मिनिमम चौड़ाई। अब आते हैं मैक्सिमम हाइट पे। तो 3 मीटर होगा उसका मैक्सिमम हाइट, और मिनिमम हाइट की बात करें तो 1.8 मीटर। ठीक है, 1.2 में लिख रहा था, बाईपास का हो जाता है। 1.8 मीटर, ये वाला जो पोर्शन है इसको रट लीजिए, एकदम सिंपल सा पोर्शन है, इसको रट लीजिएगा। क्या बताएं हम आपको? बताएं इन जनरल, साधारण तौर पे जो मैक्सिमम विड्थ होता है, मैक्सिमम चौड़ाई होता है कोई भी गैलरी का जिसमें से आना जाना कर रहा आदमी, 4.8 मीटर होता है। मिनिमम विड्थ 1.5 मीटर होता है। मैक्सिमम हाइट का बात करें तो 3 मीटर होता है, और मिनिमम हाइट 1.8 मीटर होता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसको नोट कर लीजिए, है ना। और उसके बाद हम लोग धीरे 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 करके कूदते जाएंगे। ठीक है, चलिए। अभी जो मैक्सिमम और मिनिमम चौड़ाई है, हाइट है, इसमें कुछ कुछ केसेस में क्या होता है? छूट मिलता है, एजम्पशंस मिलता है। कुछ केसेस में जो मिनिमम चौड़ाई है, ये सब चीज़ में छूट दिया जाता है। ठीक है, वो सब केस हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो टेंशन आने वाली बात नहीं है। ये सब जो हम पढ़ा रहे हैं ये सब क्या है? ये सब बाई लॉ का पार्ट। किसका पार्ट है? बाई लॉ का पार्ट है। ठीक है, रेगुलेशन में दिया है, कुछ कुछ पोर्शन जो है वो बाइलो में दिया हुआ, तो एक भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए, हम उसका ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। एक बार हम देख लेते हैं सब कुछ सही है कि नहीं। जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, स्टॉप। ठीक है, मेरा वॉइस सही से आ रहा हो, आई होप। चलो ठीक है, यहाँ तक आ रहा हो तो सही आना चाहिए। ठीक है, तो भैया यहाँ तक आप समझ गए होंगे, आई होप। ठीक है,
अगर शाफ्ट अगर शाफ्ट 30 मीटर से ज़्यादा गहरा हो, अगर शाफ्ट 30 मीटर से ज़्यादा गहरा हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वाइंडिंग अरेंजमेंट करेंगे। क्या करेंगे? वाइंडिंग अरेंजमेंट करेंगे। यानी कि जो भी आदमी ऊपर आना जाना कर रहा है उसको आने जाने के लिए हम एक ठो ऐसा टब जैसा गाड़ी लगाएंगे, वाइंडिंग का अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है ना? चलिए, ये हो गया एक पॉइंट। इसके बाद बोला गया है कि मान लीजिए कोई इंक्लाइन है, ये इंक्लाइन वाला रास्ता का लंबाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बोले तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है, 1 किलोमीटर से प्लस है। तो उस कंडीशन में, या फिर ऐसा मान लीजिए कि ये जो अंडरग्राउंड माइंस है उसका सतह कुछ ऐसा है, अब इसमें आदमी चढ़ेगा जाएगा तो बहुत उसको समस्या होगा। एक बार ऊपर चढ़ेगा, बार नीचे उतरेगा, फिर चढ़ेगा, फिर नीचे उतरेगा तो थक जाएगा, माइंस पहुंचते पहुंचते काफ़ी समय लग जाएगा। तो या तो आरडीएस हो, आरडीएस का मतलब क्या होता है, अत्यंत कठिन, या फिर 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा हो। तो उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, मेन राइडिंग सिस्टम। क्या लगाते हैं? मेन राइडिंग सिस्टम। मेन राइडिंग सिस्टम क्या होता है, जिसमें भी आदमी चढ़ के जाए उसे हम मेन राइडिंग सिस्टम कहते हैं। चाहे वो लोकोमोटिव, ठीक, चाहे वो आपका कार हो, चेयर कार, ठीक, चाहे वो आपका कोई भी और सिस्टम हो जिसको हम लोग कहते हैं वायर वाला, है ना, जिसको ओवरहेड लोकोमोटिव कहते हैं। ओवर हेड वायर लोकोमोटिव, तो ये सब हम लगाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ बाइलॉ का पोर्शन हम आपको पढ़ा दे रहे हैं पहले ही। रेगुलेशन में कुछ मिल सकता है, कुछ नहीं मिल सकता है, तो एक एक पॉइंट को पहले ही आप क्लियर कर लीजिए ताकि आपको समस्या ना हो। ठीक है, चलिए अब और कुछ बातें समझते हैं। जो हम गैलरी का चौड़ाई आपको बताएं, वो कितना बताएं, 4.8 मीटर मैक्सिमम चौड़ाई। ठीक है, मिनिमम हम आपको क्या बताएं, मिनिमम बताएं 1.5 मीटर मिनिमम चौड़ाई। ठीक है, लेकिन यही वाला अगर बाईपास हो, बाईपास क्या होता है समझते हैं। बाईपास मतलब एक तो मेन रोड है, उसमें से कोई छोटा सा रोड आके मिलता हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाईपास बोलते हैं। जैसे शाफ्ट है, ठीक, शाफ्ट है, हम ए वाले साइड में खड़ा है, हमको बी वाला साइड में जाना है। ठीक है, ऊपर में शाफ्ट केज जो है वो ऐसे लटक रहा है, ऊपर से ऊपर नीचे जा रहा है। अगर मान लीजिए आदमी इसी से आना जाना करे किसी तरह से, कि चलो गर्डर बांध दी है, नीचे से हम चढ़ के चल जाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि जब वो ऊपर जा रहा हो टब गाड़ी, या नीचे आ रहा हो, अचानक से रस्सा टूट जाए और इसका माथा में गिर जाए, पनौती होगा तो हो सकता है ऐसा बच, या ऐसा हो सकता है कि ऊपर से कुछ मटेरियल इसके ऊपर में गिर जाए खोपड़ी में और इसका खोपड़ी फट जाए, है ना। या ऐसा हो सकता है कि इसमें स्केप होल्ड बांधा हो, स्केप होल्ड माने मचान बांधा और मचान से कुछ आदमी गिर जाए या कुछ सामान गिर जाए तो इसका खोपड़ी फट जाएगा, चोट लग जाएगा। तो ऐसा कोई भी सिचुएशन हो सकता है, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी आप उस जो नीचे गर्डर बांधा हुआ उससे नहीं जाइए, बल्कि उसके जगह पे आप क्या कीजिए, एक ठो रास्ता बना लीजिए ना, दीवार काट के एक ठो रास्ता बना लीजिए, एक सुरंग जैसा बना लीजिए जो ए साइड से बी साइड जाता हो, ए साइड से बी साइड जाता हो। इसको हम लोग कहते हैं बाईपास। क्या कहते हैं इसको? बाईपास कहते हैं। तो बाईपास का डायमेंशन याद रखिएगा। बाईपास, बाईपास का जो मिनिमम विड्थ होता है वो होता है आपका 1.2 मीटर, और मिनिमम हाइट जो होता है वो होता है 1.8 मीटर। ठीक है, हम आपको क्या बताए थे, गैलरी का बताए थे, गैलरी का क्या बताए थे, मिनिमम विड्थ जो होता है वो 1.5 मीटर होता है, और मिनिमम हाइट जो होता है वो 1.8 मीटर होता है। तो आप गौर कर रहे हैं कि बाईपास का हाइट और मिनिमम हाइट जो ऑफ द गैलरी जो है ये दोनों सेम है, तो बिल्कुल ये मैच कर जा रहा है। लेकिन मिनिमम विड्थ ऑफ द गैलरी बाईपास का अलग है, और मिनिमम विड्थ ऑफ गैलरी का जो है वो अलग है। बाईपास का अलग चौड़ाई होता है मिनिमम, और गैलरी का जो चौड़ाई होता है वो अलग होता है। तो ये याद रखिएगा, बाईपास का डायमेंशन, गैलरी का मिनिमम डायमेंशन। ठीक है, चलिए अब कुछ सिचुएशन में ये जो गैलरी है इसका चौड़ाई में छूट दिया गया है। क्या दिया गया है? एजम्पशंस दिया गया है। ठीक है, एजम्पशंस दिया गया है।
एजम्पशंस का मतलब होता है छूट। मान के चलिए ये जो गैलरी है, इसी के बगल से एक ट्रेन का पटरी गुजरा है। इस गैलरी में क्या है, एक ट्रेन का पटरी गुजरा है, यानी इसको हम हॉलेज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और बगल में चौकी चौड़ा जगह है, तो यहाँ से आदमी आना जाना कर रहा है। क्या आना जाना कर रहा है, आदमी आना जाना कर रहा है, ठीक है। इसी को एकदम फ्लैट जमीन है, ग्रेडियंट एकदम बराबर है, दुर्घटना का कोई संभावना नहीं है, सेफ्टी व्यवस्था यहाँ पूरा किया हुआ है। बगल में पटरी गुजरा है और बगल से आदमी आना जाना कर रहा है, मतलब हॉलेज रास्ता भी यही है और ट्रैवलिंग रास्ता भी यही है। तो ऐसा कोई रास्ता होता है तो उसका जो गैलरी का चौड़ाई है, उसका जो गैलरी का चौड़ाई है वो कितना हो जाएगा, मिनिमम 5 मीटर। मिनिमम 5 मीटर, मैक्सिमम तो वही हो जाता है 3 मीटर वाला। मिनिमम 5 मीटर चौड़ाई हो जाता है, कब, जब ट्रैवलिंग रास्ता और हॉलेज रास्ता सेम हो। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि हॉलेज रास्ता को अगर हम ट्रैवलिंग रास्ता की तरह इस्तेमाल करते हैं, या ट्रैवलिंग रास्ता को हम हॉलेज रास्ता की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो मिनिमम विड्थ ऑफ द गैलरी क्या होगा, तो 5 मीटर। क्या हो जाएगा, 5 मीटर, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये सब बाई का पार्ट है, बाई लॉ का पार्ट है। हम चाहते हैं कि पहले ये सब आप कर लें, सीख लें, समझ लें, जान लें। उसके बाद रेगुलेशन में तो कूदना ही है। कुछ पोर्शन आपको रेगुलेशन में मिलेगा जो हम बता रहे हैं, कुछ पोर्शन नहीं मिलेगा, तो इसको बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा। तो हम आपको बताएं कि एक जगह पर ट्रैवलिंग रास्ता और हॉलेज रास्ता मैच कर रहा है, तो गैलरी का मिनिमम चौड़ाई 5 मीटर, ठीक। अब मान के चलिए कि ये जो हम चीज रहे हैं, ये एक रेल का पटरी है, ठीक है। तो रेल का पटरी में अगर आप गौर करेंगे तो एक और लोहा का रॉड इस साइड होगा और एक ठो लोहा का रॉड जो है वो इस साइड होगा, तभी तो पटरी बनेगा ना। दो ठो लोहा चाहिए पटरी में, दो ठो लंबा लंबा रॉड जैसा लोहा चाहिए। अब बीच बीच में हम कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, मतलब दो ठो जो लोहा है, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे रेल गेज। क्या कहेंगे, रेल गेज कहेंगे। रेल गेज कितना होता है, 0.6 मीटर के हो या फिर 60 सेंटीमीटर को हो, बातिया बराबर। 0.6 मीटर का हो या फिर 60 सेंटीमीटर का हो, बात दोनों बराबर है। रेल गेज का जो चौड़ाई होता है मिनिमम, वो 0.6 मीटर या फिर 60 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 60 सेंटीमीटर होता है। चलिए, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अभी रेल गेज हम समझा दिए। अभी मान के चलिए कि बगल से एक ठो और पटरी जा रहा है। बगल से क्या है, सेकेंड, एक ठो और पटरी मान लीजिए जा रहा है। यहां से एक ठो और पटरी ऐसे बिछ गया। तो इन दोनों पटरी के बीच का गैप क्या होगा, सवाल ये है कि इन दोनों पटरी के बीच का गैप क्या होगा। तो ये हो जाएगा 1 मीटर मिनिमम। मिनिमम कितना हो जाएगा, 1 मीटर गैप हो जाएगा। मिनिमम कितना हो जाएगा, 1 मीटर गैप हो जाएगा। इसी तरह से दीवार से इस पर्टिकुलर रेल का पटरी का गैप कितना हो जाएगा, ये भी 1 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा ये वाला भी, ठीक है। तो 1.2 मीटर कब होगा, मान लीजिए बगल में हम सीढ़ी रख दिए हैं या कोई सामान रख दिए हैं, तो जो सामान है उससे इस रेलवे पटरी का दूरी 1.2 मीटर होगा, मतलब मिनिमम इतना क्लियरेंस होना चाहिए। तो हम आपको क्या बताएं, एक पटरी, रेल पटरी लगा है, दोनों पटरी के बीच का डिस्टेंस होता है 60 सेंटीमीटर, जिसको रेल गेज कहते हैं। दो अलग अलग पटरी के बीच का, दो अलग अलग ट्रैक के बीच का डिस्टेंस होता है 1 मीटर। और वही ट्रैक से बगल का दीवार या पिलर का जो मोटाई दूरी होता है वो 1 मीटर होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर पटरी के बगल बगल में कोई सामान रखा है तो 1.2 मीटर कम से कम गैप होना चाहिए। तो ये सब कुछ पोर्शन थे बाय लॉ के, ठीक है। चलिए, बाकी पढ़ाएंगे तो क्लियर कर देंगे। चलिए, अब हम लोग आते हैं रेगुलेशन पे। बहुत ही सिंपल साधारण सा चीज है, रेगुलेशन पे आते हैं। आउटलेट ऑफ ए माइंस, रेगुलेशन नंबर 70। लिखते गया है, पढ़ते जाएंगे क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं तो पढ़ते जाएंगे। सरफेस पर निकलने के कम से कम 2 शाफ्ट या इंक्लाइन होने चाहिए। यूं कहें कि रास्ता कितना होना चाहिए, तो कम से कम 2 रास्ता होना चाहिए सरफेस पर निकलने के लिए।
इसके बाद बोला गया 30 मीटर से ज़्यादा डेप्थ का शाफ्ट हो तो मैकेनिकल सिस्टम अडॉप्ट किया जाएगा। मैकेनिकल सिस्टम का ही एक एग्जाम्पल है वाइंडिंग सिस्टम। क्या एग्जाम्पल है? वाइंडिंग सिस्टम। 30 मीटर से ज़्यादा डेप्थ हो अगर शाफ्ट का तो मैकेनिकल सिस्टम अडॉप्ट किया जाएगा। 1 किलोमीटर से ज़्यादा रास्ता हो, लंबा रास्ता हो, या रास्ता कठिन हो तो मेन राइडिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। 1 किलोमीटर से ज़्यादा कठिन रास्ता हो, मतलब 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा रास्ता हो या कठिन रास्ता हो तो हम क्या करेंगे? मेन राइडिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। हैंडल स्ट्रेचर आराम से आने जाने का व्यवस्था हो, इसका ध्यान रखेंगे। एडिक्वेट क्लियरिंग हो तो उसका हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। ट्रैवलिंग रास्ते का जो इंक्लाइनेशन होगा, अगर 30 मीटर से ज़्यादा है तो लेडर यानी सीढ़ी बना देंगे बीच बीच में। 45 मीटर से ज़्यादा है तो लेडर प्लस हैंडल लगा देंगे। 60 डिग्री से ज़्यादा है तो लेडर प्लस हैंडल प्लस 9 मीटर पे प्लेटफॉर्म। 80 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आपका दिमाग में आ रहा होगा कि कहीं पे यहाँ हम 10 देखे हैं, कहीं पे हम यहाँ 9 देखे हैं, तो क्या चीज़ है? चलिए एक बार हम समझते हैं, फिर से इस टॉपिक पे आते हैं। तो देखो, जब हम बात करेंगे ट्रैवलिंग रास्ता, ट्रैवलिंग रास्ता, ठीक है, जब हम बात करेंगे बेसिकली ट्रैवलिंग रास्ता, ठीक है, तो उस कंडीशन में चलिए इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं पहले। Just a second. चलिए, तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं इस बात को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं ट्रैवलिंग रास्ता का जो हम इंक्लाइनेशन देखेंगे, अगर 30 डिग्री से ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में हम वहाँ पे सीढ़ी बनाते हैं, यानी ऐसे काट काट के हम सीढ़ी बनाते हैं। ठीक है। अगर 45 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइनेशन होता है तो सीढ़ी तो बनेगा ही, साथ ही साथ हैंडल लगा देंगे। हैंडल जो होता है वो रस्सा का तार, मतलब जनरली जूट वाला तार का होता है, रस्सा वाला तार का नहीं होता है, तार वाला तार का नहीं होता है। ठीक है। तो हैंडल लगा देंगे जिसको पकड़ पकड़ के आदमी चढ़ेगा। अगर 60 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइनेशन होगा तो क्या करेंगे? सीढ़ी तो बनाएंगे ही, हैंडल लगाएंगे ही, साथ ही साथ 9 मीटर पे प्लेटफॉर्म बनाएंगे माइन एंट्रेंस पे। ये लिखा है माइन एंट्रेंस। और जहाँ पे आप 10 मीटर पढ़ेंगे वो भी सही है, वो है पूरा का पूरा माइंस का इंक्लाइनेशन। समझते हैं? समझते हैं। इसको समझने के लिए हमको एक फोटो का जरूरत पड़ेगा। ये सरफेस है, ठीक है बाबू, ये क्या है? ये सरफेस। ठीक। सरफेस से आप क्या किए? एक तो इंक्लाइन रास्ता बनाए। ठीक है। इंक्लाइन रास्ता बनाए। तो जब आप इंक्लाइन रास्ता बनाते हैं तो उसका जो 60 मीटर तक का डिस्टेंस होता है ना, 60 मीटर तक का दूरी, माइंस में जहाँ से आदमी घुस रहा है सरफेस से नीचे, वहां से लेकर के 60 मीटर तक का जो दूरी होता है, इसको हम माइंस का एंट्रेंस मानते हैं। क्या मानते हैं? माइंस का एंट्रेंस मानते हैं। ये जो 60 मीटर होगा, जनरली 2 बैरियर के बराबर मोटाई वाला, उस जगह पे हार्ड मटेरियल होगा। ठीक है। हार्ड स्टार्टा के पास हम लोग एंट्रेंस बनाते हैं माइंस का। इसके बाद यहाँ पे हमको सीमेंटिंग करके रखना पड़ता है, एकदम कड़ा ढलाई वलाई करके रखेंगे। ठीक है। सपोर्ट एकदम तगड़ा लगा करके रखेंगे। ठीक है। पानी वानी ड्रेनेज उनेज बड़ा वाला ड्रेनेज बनाएंगे ताकि माइंस का एंट्रेंस के पास अगर पानी जाता है तो अच्छे से जाएगा। हवा जो है इस जगह पे बहुत अच्छा चलेगा, बहुत तगड़ा रहेगा। यानी एयर मेजरमेंट स्टेशन में हवा का सबसे ज़्यादा मात्रा माइंस का एंट्रेंस के पास रहता है। 60 मीटर का दूरी को हम एंट्रेंस कहते हैं। ठीक है। तो माइंस में सब जगह तो बराबर है डाटा, लेकिन अगर यहाँ पे 60 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइनेशन है, बाकी सब जगह तो बराबर है कि माइंस का पूरा का रास्ता का बात करें, ट्रैवलिंग रास्ता का इंक्लाइनेशन अगर 30 डिग्री से ज़्यादा हो तो हम स्टेप यानी सीढ़ी बना देंगे। अगर वही इंक्लाइनेशन 45 डिग्री से ज़्यादा हो तो हम सीढ़ी बना देंगे और प्लस हैंडल लगा देंगे तो आदमी आदमी पकड़ पकड़ के चले। लेकिन यहाँ पे एक 9 मीटर और 10 मीटर वाला में क्या अंतर है, ये हम आपको समझाना चाहते हैं। माइंस का एंट्रेंस के पास का बात करें, माइन एंट्रेंस का यानी कि 60 मीटर के अंदर का बात करें, वहाँ का इंक्लाइनेशन अगर 60 से ज़्यादा है, यानी जो 60 मीटर हम लिखे हैं
इसका पर्टिकुलर इंक्लाइनेशन अगर हम निकालते हैं और ये अगर 60 डिग्री प्लस हो जाता है तो उस कंडीशन में सीढ़ी बनाएंगे, हैंडल लगाएंगे और 9 मीटर पे प्लेटफॉर्म लगाएंगे। कितना मीटर पे? 9 मीटर पे प्लेटफॉर्म लगाएंगे। कितना मीटर पे? 9 मीटर पे प्लेटफॉर्म लगाएंगे। कहाँ पे? माइन एंट्रेंस पे। कहाँ पे? माइन एंट्रेंस पे। लेकिन अगर हम पूरा ट्रैवलिंग रास्ता का बात करें और वहां पे अगर इंक्लाइनेशन 60 से ज्यादा हो, पूरा का पूरा ट्रैवलिंग रास्ता का बात करें, ये जो 60 मीटर वाला इसको मिटा देते हैं, पूरा ट्रैवलिंग रास्ता का बात करें एकदम मुंह से लेकर के जहां तक इंक्लाइनेशन गया है वहां तक का एवरेज इंक्लाइनेशन निकालते हैं और वो अगर 60 डिग्री प्लस है तो उस कंडीशन में हम लेडर लगाएंगे, हैंडल लगाएंगे और 9 मीटर की जगह पे 10 मीटर पे प्लेटफॉर्म बनाएंगे। 10 मीटर पे प्लेटफॉर्म बनाएंगे। ये पूरा का पूरा माइंस का इंक्लाइनेशन का बात हो रहा है। और हम अगर एक पर्टिकुलर माइन इंट्रेंस का बात करेंगे तो 9 मीटर, तो 9 मीटर माइन इंट्रेंस और 10 मीटर प्लेटफॉर्म। ठीक है, 9 मीटर में माइन इंट्रेंस के पास और 10 मीटर में फुल ट्रैवलिंग रास्ता का इंक्लाइनेशन, फुल ट्रैवलिंग रास्ता का इंक्लाइनेशन। ये वाला लाइन अगर आपको याद हो जाएगा तो आपको कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, आई होप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइनेशन नहीं होना चाहिए कोई भी इंक्लाइनेशन। मान के चलिए कि ये आपका शाफ्ट है, मतलब ये आपका इंक्लाइन है, तो ऐसा नहीं कि इंक्लाइनेशन को हम 80 डिग्री रखेंगे। 80 डिग्री में आदमी चलेगा नहीं तो स्लिप के गिर जाएगा, स्लिप करके गिर जाएगा। ठीक है, लेडर इंक्लाइन शाफ्ट प्लेटफॉर्म के 1 मीटर ऊपर तक निकाल के रखा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि माइंस में जहाँ से इंट्रेंस है ना, इंट्रेंस के 1 मीटर ऊपर तक हम सीढ़ी को निकाल के रखेंगे। कितना दूरी तक? 1 मीटर ऊपर तक सीढ़ी निकाल के रखेंगे। ठीक है, अगर लेडर वोडर कुछ लगा है 1 मीटर के ऊपर तक सीढ़ी निकाल के रखेंगे। शाफ्ट इंक्लाइन आउटलेट के बीच की दूरी 13.5 मीटर, हम बता चुके हैं। दो आउटलेट के बीच की दूरी कितने होनी चाहिए? 13.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम अडॉप्ट करते हैं हम लोग ट्रेवलिंग रास्ता वगैरह में। ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम भी अडॉप्ट करने लगे हैं आजकल, जिसमें स्क्रीन सिस्टम होता है, स्क्रीन में मैसेज प्लेस होता है। अब आते हैं वर्किंग शाफ्ट। वर्किंग शाफ्ट का मतलब होता है जिस शाफ्ट में काम चल रहा है उसे हम वर्किंग शाफ्ट कहते हैं। तो शाफ्ट के बारे में हम आपको बड़ा ही डिटेल में एक चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं, है ना। प्रीवियस क्लास में शायद हम पहले पढ़ा चुके हैं शाफ्ट का कुछ पोर्शन बाकी है, चलो करा देंगे। शाफ्ट के बारे में हल्का फुल्का आइडिया ले लीजिए। शाफ्ट क्या है सर? लगातार अगर आप कुआं जैसा स्ट्रक्चर खोद रहे हैं मर्थ का मिनरल तक पहुंचने के लिए तो उसे आप शाफ्ट कहते हैं। शाफ्ट जब सिंकिंग होता है यानी जब खोदा जाता है तो उस कंडीशन में दो लाइनिंग किया जाता है, दैट इज कॉल्ड परमानेंट लाइनिंग एंड टेम्पोररी लाइनिंग। परमानेंट लाइनिंग भी बहुत सारे टाइप का होता है, जिसमें से एक में आपका कंक्रीट वाला या मैसोनरी वाला हो गया, ठीक है, और एक स्टील रिंगिंग लेगिंग वाला हो गया, है ना। तो अगर कंक्रीट वाला है तो उस कंडीशन में 6 मीटर फ्लोर से शाफ्ट तक का रहेगा। यानी क्या कहना चाह रहे हैं हम? कहना चाह रहे हैं ये अगर शाफ्ट है, परमानेंट लाइनिंग करना चाहते हैं, कंक्रीट का कर रहे हैं, तो फ्लोर से 6 मीटर दूरी तक आप करेंगे। ठीक है, 6 मीटर दूरी तक आपका किया रहेगा। लेकिन यही वाला अगर रिंग वाला या लैंगिंग वाला है तो 20 मीटर तक, कितना दूरी तक? 20 मीटर फ्रॉम द शाफ्ट फ्लोर, शाफ्ट फ्लोर से 20 मीटर तक रहेगा। ठीक है, वीपिंग होल क्या होता है? कुछ ऐसे स्टार्टा होते हैं जो बहुत कमजोर होते हैं, तो उसमें हम लोग बड़े छोटे 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 ड्रिल कर देते हैं। ड्रिल करने से पानी हमेशा उसमें से निकलते रहता है, इसको हम लोग कहते हैं वीपिंग होल। शाफ्ट है, इनलेट है, पिट बॉटम है, ऐसे कंडीशन में लूज मटेरियल या डिब्रिस से हम फ्री रखेंगे। बस यहाँ पे इतना ही लिखा हुआ है। फिर अब फेंसिंग के बारे में थोड़ा बहुत दिया है, चलिए हम शॉर्ट में बता देते हैं। फेंसिंग जनरली 10 टाइप के होते हैं माइनिंग सेक्टर में, जिसमें से जनरल वाला इस्तेमाल नहीं होता है। तो हम लोग को सिर्फ यहाँ पे कौन कौन सा पढ़ना है? S1 S2 S3 U1 U2। ठीक है, तो हल्का आइडिया हम लोग लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आते हैं S1। S1 कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो S1 फेंसिंग, जैसे कि नाम से ही पता है, सरफेस, इसको हम लोग लिखते हैं S1। S2 फेंसिंग, जैसे कि नाम से ही पता है, सरफेस। U1 फेंसिंग, जैसे कि नाम से पता है, अंडरग्राउंड। U2 फेंसिंग, जैसे कि नाम से पता है, अंडरग्राउंड। U3 फेंसिंग, जैसे कि नाम से पता है, सॉरी U3 नहीं होता है, S1 S2 S3। चलिए आगे बढ़ते हैं। S1 फेंसिंग हम कहाँ लगाते हैं?
तो S1 फेंसिंग जनरली हम उस जगह पे लगाते हैं जहाँ पे बेसिकली बंकर हो मेरा, है ना। फेस में हम लोग का अगर बंकर रहता है तो उस कंडीशन में हमको S1 टाइप का फेंसिंग लगाना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलसी का आपको मैं ये पॉइंट थोड़ा ही अच्छे से दिया हुआ है फेंसिंग, ठीक है, बट फिर भी हम समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं U1 से। U1 टाइप, U2 टाइप, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। U1 का मतलब होता है खतरा। जैसे कहीं मिसफायर हो गया हो तो हम मानते हैं कि वहाँ खतरा है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, 4 को ऐसे कांटा वाला तार को हम लोग लगा देंगे, 4 ठो कांटा वाला तार को। इसको U1 फेंसिंग कहते हैं। कहीं पे खतरा है उस कंडीशन में लगा देंगे, कहीं दुर्घटना हो गया उस कंडीशन में लगा देंगे, कोफ गिर गया है, रूफॉल हो रहा है, मिसफायर हो रहा है, गैस निकल रहा है, उस कंडीशन में हम U1 टाइप का फेंसिंग लगा देंगे। U2 टाइप का फेंसिंग क्या होता है, U2 टाइप का फेंसिंग हम लोग जनरली उस जगह लगाते हैं जहाँ खतरा नहीं है, जैसे डिसयूज्ड वर्किंग, ओल्ड वर्किंग, इसलिए इसमें 2 गो कांटा वाला तार इनफ होता है, ठीक है। 2 कांटा वाला तार U2 टाइप का फेंसिंग में आता है। फिर आते हैं हम सरफेस में, S1 टाइप, S2, 3। S1 टाइप को हम लोग कहाँ लगाते हैं, S1 टाइप को हम लोग लगाते हैं बंकर में। सॉफ्ट सरफेस में अगर बंकर है तो वहाँ लगाएंगे। पानी टंकी है, वाटर टैंक है, उस जगह पे हम लोग लगाएंगे S1 टाइप का फेंसिंग, ठीक है। S2 टाइप का फेंसिंग हम कहाँ लगाएंगे, S2 टाइप का फेंसिंग लगाएंगे सब्सिडेंस एरिया को घेरने के लिए, इनक्लाइन को घेरने के लिए, चाणक बंद चाणक है उसका मुंह को घेरने के लिए। तो ये सब जगह पे हम लोग S2 टाइप का फेंसिंग लगाएंगे। यहाँ पे हम रेफरेंस देना चाहते हैं एलसी काकू का, जो ओवरमैन हैंडबुक है उसी का पेज नंबर 293 कीजिएगा, उसमें दिया हुआ है, आप उसमें पढ़ के देख सकते हैं। इसमें S3 टाइप का फेंसिंग भी आता है जो कि मूवेबल टाइप का होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसमें इसको उठाएंगे हम, इसको उठाएंगे, कोई आदमी इसको उठाएगा, सब एक बार उठाएगा और उठा के एक जगह से दूसरी जगह हम शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें कांटा वाला तार भी लगा सकते हैं, रेल का पटरी भी लगा सकते हैं। इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, माइन बाउंड्री के नज़दीक। माइन बाउंड्री को घेरने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि माइंस का बाउंड्री जिस माइंस में अक्सर चेंज होते रहता है, वहाँ पे बार बार मुश्किल है कि हम ला सकें, ठीक है। चलिए अब आते हैं रेगुलेशन आगे उसी में। सरफेस सरफेस में माइन एंट्रेंस, पिट टॉप, पिट बॉटम, इनसाइड में फेंसिंग करके रखना है। सरफेस अंडरग्राउंड में जाने वाला एंट्रेंस, इसमें पैदल चल के जा सकता है, फाटक गेट लगाएगा या ताला बंद करके रखा जाएगा। और जब कभी बंद रहता है काम तो उस कंडीशन में उसमें ताला मार दिया जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए तीनों शिफ्ट में एक ही शिफ्ट में काम हो रहा है, उस कंडीशन में भी उसमें हम ताला मार के रखा जाएंगे। जो एंट्रेंस काम में ना हो तो उसको हम लोग परमानेंटली बंद कर देंगे। आउटलेट फ्रॉम माइंस पार्ट, इसमें भी ये सब हम पढ़ा चुके हैं इसीलिए बस रीडिंग डाल दे रहे हैं। अंडरग्राउंड माइंस में सरफेस पर निकलने के लिए कम से कम 2 रास्ते होने चाहिए, ये पूछ चुके हैं हम आपको, ठीक है। अगर पॉसिबल ना हो तो चीफ इंस्पेक्टर बताएगा कि क्या करना है। जैसे केजीएफ का जो माइंस है उसमें एक एक एंट्रेंस कर करके बनाया गया अलग अलग जगह पे, है ना। चलिए अब आते हैं पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ शाफ्ट ऑन ऑनलाइन एंड अदर आउटलेट। तो जितना भी आउटलेट है सबका इंस्पेक्शन 7 दिन में एक बार कंप्लेंट पर्सन करता है। कितना दिन में, 7 दिन में एक बार कंप्लेंट पर्सन करता है। अगर मैकेनाइज्ड है तो 7 दिन में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, फॉरमैन, इंजीनियर ये सब करता है। कोई मशीन चल रहा है तो उस कंडीशन में ये सब करता है 7 दिन में। सब जांच का रिकॉर्ड मैनेजर द्वारा जो काउंट ये है काउंटर साइन किया जाता है। कहीं भी अनसेक मिलेगा तो नेचुरल वेंटिलेशन को छोड़ के कोई भी आदमी दूसरा रास्ता को उपयोग में नहीं लेगा। चलिए आज भी अभी इतना ही रखते हैं, थोड़ा देर में हो सकता है फिर एक रिकॉर्ड कर ले वीडियो लेक्चर, है ना। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तो अभी आपका ये चैप्टर हो गया, अगला जो चैप्टर है वो भी देखते हैं कवर कर पाते हैं तो। चलिए।